आने वाले कुछ ही दिनों में देश के 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा के चुनाव हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन चुनावी राज्यों को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं वो न तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह पसंद आएंगे और न ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हों या फिर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत या फिर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, रिजर्व बैंक के आंकड़े कतई इन मुख्यमंत्रियों के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं, और वो भी तब जब चुनाव बिल्कुल ही नजदीक आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। चुनाव चाहे विधानसभा के हों या फिर लोकसभा के, महंगाई एक मुद्दा जरूर होती है। और अगर इन 5 राज्यों में महंगाई के आंकड़ों को देखें तो दिखता है कि इन 5 में से 4 राज्यों में महंगाई राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि 5 साल में से 3 साल तक इन राज्यों में महंगाई का आंकड़ा राष्ट्रीय आंकड़े से कहीं ज्यादा था। अपनी स्क्रीन पर आंकड़ों को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि देश के औसत के मुकाबले इन 5 चुनावी राज्यों में महंगाई का क्या हाल था। 2016-17 में जब महंगाई की राष्ट्रीय दर 4.5% थी, तब पंजाब और मणिपुर में महंगाई देश की तुलना में ज्यादा थी। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में महंगाई देश के मुकाबले कम थी। 2017-18 में जब देश की औसत महंगाई दर 3.6% थी, तब यूपी को छोड़कर बाकी के सभी राज्यों में महंगाई ज्यादा थी। देश के राष्ट्रीय औसत 3.6% के मुकाबले यूपी में महंगाई की दर महज 2.4% ही थी, जबकि उत्तराखंड में 3.9, पंजाब में 3.7, मणिपुर में 12.4 और गोवा में 3.8 थी। 2018-19 और 2019-20 में यूपी की महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हो गई थी। तब उस 2 साल के दौरान सिर्फ गोवा ही ऐसा था जहां महंगाई देश के मुकाबले कम थी। और 2020-21 में तो यूपी और पंजाब 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां महंगाई की दर देश के मुकाबले कम है। लेकिन 3 ऐसे और विभाग हैं जहां इन चुनावी राज्यों की परफॉर्मेंस देखने के बाद सवाल पूछने का मन करता है कि आखिर ऐसा क्यों। उदाहरण के तौर पर शिक्षा पर हुआ खर्च ही देख लीजिए। 2016-17 में शिक्षा पर खर्च का राष्ट्रीय औसत 14.7% था, लेकिन तब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़कर चाहे वो पंजाब हो, चाहे मणिपुर या फिर गोवा, सब पिछड़े हुए थे। वहीं 5 साल बाद 2021 में राष्ट्रीय औसत घटकर 13.9% हुआ तो उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्य फिसड्डी साबित हो गए। और सबसे खराब हाल तो पंजाब और उत्तर प्रदेश का है, जो 10% और 10.7% पर पहुंच गए हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य पर हुआ खर्च भी आप खुद अपनी आंख से देखिए, अपनी स्क्रीन पर देखिए। 2016-17 में स्वास्थ्य पर खर्च का राष्ट्रीय औसत 4.6% था, तो पंजाब उसके आधे के आसपास ही खर्च कर रहा था। हालांकि बाकी राज्य बेहतर स्थिति में थे, लेकिन 2021-22 में राष्ट्रीय औसत 5.5% का था और तब पंजाब और मणिपुर दोनों ही इस मामले में फिसड्डी साबित हुए। इसी तरह विकास के काम के आंकड़े देख लीजिए तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। 2016-17 में विकास के काम पर औसत खर्च 12.5% का था, तो पंजाब पिछड़ा हुआ था और मणिपुर सबसे आगे था। वहीं 5 साल बाद 2021-22 में जब राष्ट्रीय औसत बढ़कर 13.1 तक पहुंच गया है, तो भी पंजाब पिछड़ा हुआ है और मणिपुर सबसे आगे है। हालांकि ये सारे आंकड़े चुनाव के पास आते आते बेमानी हो जाते हैं। वोटर कभी इन आंकड़ों की परवाह नहीं करता। किसी भी प्रदेश का वोटर नहीं देखता है कि उसकी पिछली सरकारों ने या फिर उसकी आने वाली सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और रोजगार पर कितने पैसे खर्च करेंगी और उनका रोड मैप क्या होगा। वोटिंग के नजदीक आते ही धर्म और जाति के नाम पर वोटर अपने अपने नुमाइंदे तय कर लेता है और उसी हिसाब से वोट देता है। तो मैं आपको चाहे बीजेपी सरकार, चाहे कांग्रेस सरकार, चाहे सपा सरकार, चाहे बसपा सरकार के कितने भी आंकड़े गिना दूं, कितने भी आंकड़े दिखा दूं, आप वोटर हैं तो आप अपना वोट तय वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। लेकिन हमारा काम था तथ्यों को सामने रखना, तो वो हमने रख दिए हैं। अब आपकी बारी है। बाकी ऐसी ही डिटेल्ड रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।